नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और यह है खास मुलाकात। और आज हमारे खास मेहमान हैं केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह। सिंह साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। आपके पास देश का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त का जो सबसे बड़ा एक इशू सामने है वो है ड्राउट का, सूखे का। जो बारिश कम हुई है उसके बाद इस वक्त आप लोगों का ताज़ा आकलन क्या है इसको लेकर के? इस वर्ष और इस देश में प्रति वर्ष बाढ़ या सूखा इस देश की नियति है। इस वर्ष जितनी बड़ी संभावनाएं शुरू से दिखाई दे रही थी, बीच बीच में वर्षा होने के कारण उसकी कुछ भरपाई हुई है। इन कुल मिला जुलाकर सितंबर महीने के अंदर ये बहुत साफ हो जाएगा कि कितना प्रभाव पड़ा है। लेकिन ये बात भी निश्चित है कि वर्षा कम होने का प्रभाव उत्पादन पर पड़ेगा। किसानों को इससे होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए एक तो राज्यों के पास पहले से ही SDRF नाम का फंड है, जिसमें भारत सरकार का 75% और राज्य सरकार का 25% राशि है जी। और राज्य सरकार को स्वतंत्रता है कि सूखाग्रस्त घोषित करके उनकी सहायता प्रारंभ करें। और लगता है कि उनके कंट्रोल से बाहर है, तो फिर भारत सरकार को, हमारे मंत्रालय को लिखते हैं, टीम जाती है, आकलन करती है और NDRF की तरफ से सहयोग मिलती है। लेकिन हमने इस बार, चूंकि रिपोर्ट कहीं से किसी राज्य ने सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया था, फिर भी हमने एक काम जरूर सबसे पहले किया कि एक तो हमने सभी जिला का कंटीजेंसी प्लान बनाया। शुरू में 530 जिलों का बनाए थे, करते करते 565 जिलों का, जो रूरल एरियाज के जिले हैं, तो प्लान बनाकर दिया कि वर्षा न होने के कारण, सूखा के कारण हम कैसी तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से फसलों का बीज हम लगा सकते हैं। यदि वर्षा 2 सप्ताह नहीं हुई, 3 सप्ताह नहीं हुई, या सितंबर में कम हुआ या अगस्त में कम हुआ, तो कंटीजेंसी प्लान दिया था। और दूसरा, हमने एक घोषणा किया कि किसी भी हिस्से में, देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी जिले में यदि 15 दिनों तक -50 से कम वर्षा होती है तो आप डीजल पर उनको 50% की राज्य सहायता करिए और जो बीज देते हैं उसकी सब्सिडी बढ़ाइए और चारा का भी वितरण करिए, चारा के बीज का भी वितरण करिए। तो हमने पूरी तैयारी कर रखी है। किसी भी क्षेत्र में यदि इसका प्रभाव आता है तो हम उसका सामना करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। बिल्कुल, ये आपने कई अच्छी नई जानकारी दी जो मेरा ख्याल है कि बहुत रिलेवेंट है, जो सारे इसमें लोग जुड़े हुए हैं। हरियाणा ने सूखाग्रस्त घोषित कर लिया है खुद को। आपको लगता है कि कुछ और राज्य हो सकते हैं, खास करके उत्तर भारत के, जिनको बाकायदा अब सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाए? जो भी राज्य अपना क्षेत्र सूखाग्रस्त घोषित करेगा तो जो नॉर्म्स है NDRF का, SDRF का, तो SDRF के अंदर उनके पास पैसा मौजूद है, वो सहायता कार्य प्रारंभ करेंगे और हमारे पास फिर रिपोर्ट करेंगे। हमारा टीम जाएगा, आकलन करेगा और फिर यहाँ एक उच्च स्तरीय बैठक होगी और उस बैठक में जो यहाँ वित्त समिति है, उसके जो नॉर्म्स है, उस आधार पर हम पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। दूसरा सवाल यहीं पर यह भी पता कर लिया जाए कि बुआई की क्या रिपोर्ट है? इस मानसून की बारिश की कमी के बावजूद बुआई पर जितना भी जोर था तो उसमें क्या परिस्थिति है? करीब करीब उतनी ही बुआई हो चुकी है इलाकों में जितनी हर साल होती है, या उसमें काफी कम है? देखिए, ये बात सही है कि सूखा जिन इलाकों में होगा वहाँ बुआई में कमी होगी और कमी जो आज होना चाहिए, पिछले वर्ष आज तक जितनी बुआई हुई है उसमें कमी निश्चित रूप से बुआई में कमी आई है। लेकिन इस महीने में पूरा आंकड़ा उसका आ जाएगा। ऐसे सूखा का प्रभाव पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा रहा है, लेकिन पंजाब की जो बुआई है 95% हो चुकी है, क्योंकि वहां पर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है। लेकिन पूरा अंतिम रूप से हमारा आंकड़ा आ जाएगा। लेकिन इसको मैं स्वीकार करता हूं कि जितना बुआई होनी चाहिए, सूखा के कारण उस पर असर पड़ा है।
जी बिल्कुल। अब तो ये बात है कि अनाज का भंडार वगैरह जो है या उसको लाने की ज़रूरत भी है, तो उस मामले में तो सरकार मुस्तैद है, हम ये मान के चलते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के तौर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली और उसके बाद इनका जो पहले दूसरे आह्वान थे, उसमें इस बात पे बड़ा जोर था कि खेती में प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे बड़ा जोर होगा। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो एक सबसे बड़ा काम आप हाथ में ले रहे हैं वो क्या है? देखिए, पहले तो उत्पादकता बढ़े। देश, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात को मजबूत बनाया, और मजबूत बना इसलिए गुजरात कि वहाँ के गांव और किसान की उन्होंने सबसे पहले चिंता की। किसान मजबूत होगा देश में तो गांव मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। ये प्रधानमंत्री जी का बहुत स्पष्ट सोच है। और इसीलिए आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद पहली बार जब देश का बजट बना, इसके पहले जो देश के बजट बनते थे तो कृषि और किसान साइड लाइन में होते थे, इस बार फ्रंट लाइन में है। और दो बातें उत्पादकता बढ़ाने के लिए, दो बातें उन्होंने प्रमुखता से की कि एक तो जब तक खेतों पर पानी नहीं पहुंचाएंगे, जैसे आज पंजाब की क्या स्थिति है कि सूखा भी पड़ा तो 95% बुआई हो चुकी, मतलब खेतों पर पानी पहुंचा, पंचायत वहां की सरकार ने पहुंचाया है। तो हर खेत को पानी मिले, हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना बनाई है और उसको हम तेजी से क्रियान्वित करने जा रहे हैं। दूसरी बात कि अधिक पैदावार तब होगा जब किसान को ये पता होगा कि उसके मिट्टी में, उसके जमीन में कौन सी बीमारी है, कौन दवा कितनी देना है, कौन खाद कितना देना है। और इसलिए हमारे सरकार ने, प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश था उस आधार पर हमने तय किया है, मंत्रालय ने, कि अगले 3 वर्ष के अंदर देश के हर किसान के पास सॉइल हेल्थ कार्ड होगा। सिंह साहब, यहीं पर यह सवाल पूछना चाहूंगा, थोड़ा विवाद का है, लेकिन कृषि मंत्री के नाते चूंकि आपका धर्म है कि आप जीडीपी में खेती का हिस्सा बढ़ाएं, तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के बारे में जो बहस है, जिस पर अभी फील्ड ट्रायल पर रोक लगा दी गई, मेरा मानना है कि फील्ड ट्रायल तो एक प्रकार का सिर्फ प्रयोग है, करके देखा जाएगा कि हम इसको अपनाएं या ना अपनाएं। उस पर जो रोक लगाने की मांग उठी है, रोक लगाई नहीं गई है, आप विचार कर रहे होंगे उस पर, जो रोक की मांग उठी है, हमको लगता है कि ये थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच है, ये थोड़ा सा बिना मतलब के इसमें आग्रह जुड़े हुए हैं, और आपको जीएम की खेती की तरफ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की तरफ बड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए बीजों के नए किस्म बाजार में आने चाहिए। हम बिहार से आते हैं और हमारे यहाँ मखाना की खेती होती थी पहले 20,000 हेक्टेयर जलाशय में। हम पिछले दिनों जब मंत्री बने तो गए तो जानकारी मिली कि 10 वर्ष में वो कम होकर 1300 हेक्टेयर जलाशय में हो रहा है जी। तो हमने अपने आईसीआर के जो साइंटिस्ट हैं उनको लगाए और स्वर्ण वैदेही नाम का मखाना का नया एक बीज निकाले और उस खेती के रूप में उसको ला रहे हैं। उत्पादकता 1.5 गुना बढ़ गया है मेरा। 100 हेक्टेयर में इस 3 महीने के अंदर में जो हमने उसका खेती किया है फसल प्रणाली के तहत। पहले होता था वो जलाशयों में, हम फसल प्रणाली के तहत नया बीज जो इजाद किए हमारा आईसीआर ने, तो उत्पादकता बढ़ी है, 1.5 गुना बढ़ी है। तो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर, और हम बाहर से भी तकनीक लेते हैं और हमारा जो आईसीआर है उसके अंदर हम प्रतिदिन नए बीजों का हम उत्पाद कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से इसके समर्थक हैं। लेकिन जहां तक वो सवाल जो आपने पूछा है, तो हम न्यायपालिका का आदर करते हैं और उस मामले में हमारी अपनी कोई राय अब नहीं होगी। उस मामले में जो अदालत की राय होगी हम उसको क्रियान्वित करेंगे। बिल्कुल सिंह साहब, ये बातचीत जारी रहेगी। अभी वक्त है बिल्कुल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खास मुलाकात में आपसे कुछ और सवाल पूछे जाएंगे। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर खास मुलाकात और हम बातचीत कर रहे हैं कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से। सिंह साहब, ये जो अभी हम लोग चूंकि 100 दिन वाले हफ्ते में हैं, तो थोड़ा सा उसको लेकर के आपसे समझना चाहूँगा। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मोटे तौर पर आप लोग अपने अपने मंत्रालयों में इन 2-3 महीनों में ये कार्यक्रम बना रहे थे कि 5 साल में क्या करना है, जो वादे किए हैं उसको पूरा करने के लिए। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अब आपने ज़रूर एक कार्यक्रम बना लिया होगा। अगर उसके हाईलाइट में आपसे समझना चाहूँ कि कृषि मंत्रालय में जो चीज़ें आपने बताई उसके अलावा
और क्या क्या आपका फोकस एरिया होने जा रहा है आने वाले महीनों में और सालों में? संजय जी, ये जो हमारा विषय है कृषि, हमारा राज्यों पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है और हमने जो योजना बनाई है उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। लेकिन इस देश में कई ऐसे राज्य हैं जिनकी खेती में बड़ी रुचि है। आप गुजरात को देखेंगे, आप मध्य प्रदेश को देखेंगे, पंजाब को देखेंगे, कुछ हद तक हरियाणा भी, लेकिन वहाँ तो अब कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं। लेकिन हमने जो योजना बनाई है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन राज्यों के अंदर जैसी सरकारें होती हैं, हमारी योजनाओं का परिणाम ऐसा निकलता है। लेकिन हम इधर गए हैं, आंध्र गए हैं, तेलंगाना गए हैं, फिर हरियाणा गए हैं, जम्मू कश्मीर गए हैं, कई राज्यों में जाने का झारखंड गए हैं और हम अधिकारियों से लगातार संपर्क करते हैं, सरकार चाहे जिसकी हो। और हमारा लक्ष्य है कि हर खेत को हम कम से कम पानी पहुंचाएं। और दूसरा कि हर किसान को, जिसकी चर्चा हमने की है, हमारी योजना बनी है और इस योजना के तहत इस 3 महीने में हमने कुछ किया भी है। दूसरा कि नए नए किस्म के जो बीजों का इजाद होता है जी, अब लैब में तो होता है लेकिन लैंड तक पहुंचने में भारी समय लगता है, तो इसको हमने तेज किया है। और इस 3 महीने के अंदर 48 किस्म के नए बीज जो अधिक पैदावार दे सकते हैं, उनको हम लैब से लैंड की ओर ले जा रहे हैं। मतलब लैंड से लैब की ओर जाने की गति इस देश में धीमी रही है, उसको हमने 3 महीने के अंदर दिखाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सबसे बड़ा सोच है कि लैब टू लैंड, और इसी सिलसिले में हमने आपको बताया कि कई संस्थाओं का हम निर्माण भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाजुलाकर खेती में हमारी उत्पादकता बढ़े जी। और जहां तक राशि का सवाल है, धन का सवाल है, इसमें धन कहीं आड़े नहीं आ रहा है, क्योंकि आज जरूरत धन से ज्यादा जो धन हमारे पास है उसके क्रियान्वयन का है। राज्यों को हम पैसा भेज रहे हैं तो कई राज्य तो साल में उसको खर्चा भी पूरा नहीं कर पाता है, तो हम क्रियान्वयन पर जोर दे रहे हैं। और इस 3 महीने के अंदर कई राज्य सरकारों के साथ हम बैठे हैं और अधिक पैदावार हो इसलिए हर खेत पर पानी पहुंचाना, हर किसान को सॉइल हेल्थ मिलना, बड़े पैमाने पर विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों कृषि से संबंधित इसका निर्माण करना, और केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का देश में भारी संकट है। जनरल सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो बहुत सारे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत पहले से है। अभी इसी महीने में हमने झांसी के अंदर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शुरू की है। तो हमारा ये भी लक्ष्य है कि हम आने वाले समय में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करें। और कई जो हमने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद की शाखाओं का शिलान्यास भी किया है और पैसा भी दिया है, राज्य सरकारों से जमीन भी मांगा है। और इस बीच में हमने 5 नए कृषि विज्ञान केंद्रों का भी शिलान्यास किया है और ये संख्या हम बढ़ाने वाले हैं। अगले दिनों में कृषि विज्ञान केंद्र की संख्या बढ़ाएंगे तो उत्पादन और उत्पादकता बढ़े, इसके लिए तमाम आधारशिला हमने 3 महीने के अंदर तैयार की है। और देश हिंदुस्तान जो है उसके अंदर एक जो हमारा पहले से ब्लू रिवोल्यूशन चल रहा था जी, हरित क्रांति भी पहले से मेरा चल रहा था, लेकिन हरित क्रांति से जो अछूता कुछ राज्य रह गए, पूर्वोत्तर के 7 राज्य आपको, जिसमें बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, बंगाल है, आसाम है, इन राज्यों में और वो तेज हो, इसीलिए हमने आसाम और झारखंड के अंदर वो आईसीआर जैसे संस्था का हम स्थापना कर रहे हैं। और हमने पहले भी बताया कि दूध उत्पादन के लिए इसी 3 महीने के अंदर हमने राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च किया है। और दुनिया के अधिकतर देशों में नेशनल ब्रीडिंग सेंटर्स हैं जो देसी नस्ल के पशुओं का सुधार करता है। हमारे देश में इसका घोर संकट की आजादी के 66 वर्ष बाद भी कोई नेशनल ब्रीडिंग सेंटर नहीं, तो हमने नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की है। इसी 100 दिन के अंदर हमने रेल दूध नेटवर्क, पूरे देश में हम चाहते हैं कि रेल दूध नेटवर्क खड़ा हो, और प्रधानमंत्री जी ने रेल मंत्रालय के अधिकारियों को, हमारे अधिकारियों को बुलाया था और अभी 36
डब्बों का, कंटेनरों का, रेलवे का निर्माण चल रहा है। पूरे देश को हम दूध रेल नेटवर्क से जोड़ेंगे। और तीसरा जो महत्वपूर्ण काम हमने इस बीच में किया है, नेशनल ब्लू रिवोल्यूशन। ये जो इनलैंड फिशरी है, हमारे यहाँ मैरिन फिशरी पर बहुत ध्यान रहा है। मछली के उत्पादन में भी हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, 1 नंबर पर दूसरा कोई देश है। लेकिन जिस तेजी से हमारे यहाँ उत्पादन होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, तो इसीलिए हमने इनलैंड फिशरी के अंदर नेशनल ब्लू रिवोल्यूशन लॉन्च किया है और उसके तहत हम मछली उत्पादन को भी तेजी से बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाजुलाकर 3 महीने के अंदर ये राज्य सरकार का एग्रीकल्चर विषय होने के बावजूद भी हमने ऐसी आधारशिलाओं की रचना की है, योजनाओं का निर्माण किया है। एक राष्ट्रीय परंपरागत कृषि विकास परियोजना की भी हमने स्थापना की है इसी 1 महीना के अंदर, जिसके तहत रासायनिक खादों का उपयोग कम हो और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जैविक खाद, ये ज्यादा से ज्यादा हम तैयार करें और किसानों तक, खेतों तक पहुंचाए। तो ये सारी योजनाएं हमने इसी 3 महीने के अंदर निर्माण की है। एफडीआई रिटेल में लाने की जो बात की गई थी, उसका एक मूल आधार ये था कि देश को जैसा निवेश चाहिए कोल्ड चेन और सप्लाई चेन को, लॉजिस्टिक्स को बनाने में, उसमें निजी निवेश की बड़ी जरूरत होगी। आप खुद कह रहे हैं कि ये करना जरूरी काम है, तो आपको लगता नहीं कि वो जो निजी निवेश को रोकने का एक विषय बना लिया गया है वो पॉलिटिकल है और उस आग्रह को छोड़ देना चाहिए? कोल्ड स्टोरेज के मामले में मैं आपको बता दूं कि सरकार की ओर से पूरी राज्य सहायता होती है। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है या फिर महिलाएं अनुसूचित जनजाति के लिए हम अलग अलग राज्य सहायता की व्यवस्था किए और हमारे देश के अंदर बड़े पैमाने पर देश के लोग निवेश कर रहे हैं और हम उनको राज्य सहायता देते हैं। जहां तक एफडीआई का सवाल है, इसमें हमारी नीति बहुत साफ है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो छोटे हमारे व्यापारी हैं, जो नीचे काम करते हैं, छोटे छोटे व्यापारी, वो प्रभावित हों। लेकिन हम इस बात के समर्थक हैं कि दुनिया के अंदर जो पूंजी है, ज्ञान है और जो हमारे राष्ट्र के लिए फायदे की चीज हो सकती है, हम उसका उपयोग करेंगे, उसका उपयोग करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, अगर पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछूंगा तो आपसे बातचीत अधूरी रह जाएगी। जाहिर है कि ये पॉलिटिकल सवाल बिहार के जो उपचुनावों के नतीजे आए हैं उससे संबंधित है। पहले तो लग रहा था लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कि बिहार में भी वही मूड और माहौल रहेगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि बाजी पलट जाए। तो सिर्फ सुशील मोदी नहीं, आपके लिए भी काम वहां बहुत बढ़ गया है। जी नहीं, बिहार का जहां तक सवाल है, बिहार में हमें भारी सफलता मिली है लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के भी चुनाव में। विधानसभा चुनाव के पहले का एक दृश्य आप देखिए कि बिहार विधानसभा चुनाव के घोषणा होते, उपचुनाव की घोषणा होते 3 दल इकट्ठा हुए थे और उन्होंने ये निर्णय किया था कि हम बीजेपी का मटियामेट करेंगे। ये उनका बहुत बड़ा सपना था और देश के कोने कोने में भी लोगों को लगने लगा कि वास्तव में तीनों इकट्ठा हो गया तो बीजेपी तो समाप्त होगी। जब नतीजे आए तो आप ध्यान से देखिएगा कि हम 4 सीट जीते हैं और 9 सीट पर हम चुनाव लड़ रहे थे, 1 सीट पर हमारे सहयोगी लड़ रहे थे। अब 9 सीट पर हमको 4,20,000 वोट है, उन तीनों को मिलने पर उनको 4,60,000 वोट है और एक है जो हमारे नेता हैं जिनको 2 सीट मिला है, उनको 2 सीट प्राप्त करने के लिए लालू जी के पैर पर और गोद में बैठना पड़ा है। सर माना, लेकिन देखिए ये तो नंबर का गेम है, एक नंबर भी ज्यादा है तो फिर वो ज्यादा है और ऐसे में हमको भी लगता था कि अरिथमेटिक नहीं चलेगा, लेकिन ये अरिथमेटिक करीब करीब 50, 52, 51, 49 आप ऐसा कह सकते हैं, उस तरह की रेस है, कट टू कट की फाइट है यहाँ पे। नहीं, मैं फिर बता रहा हूं कि तीनों के मिलने के बाद एक हवा बनी कि अब बीजेपी समाप्त हो जाएगा, लेकिन उस परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी आज वहां की सबसे बड़ी पार्टी और 4 सीट हम जीते हैं और वो 1, 2, 3 पर हैं। ये बात ठीक है कि 1, 2 सीट और हम जीते तो नतीजा अच्छा माना जाता, लेकिन आज के तारीख में भी हम वहां सबसे बड़ी पार्टी हैं और उन लोगों ने जो गठबंधन बनाया है उसके गठबंधन के कर्तव्य को 15 दिन में बहुत लोग नहीं समझ पाए जी। दूसरी बात कि इसका लोकसभा चुनाव के नतीजे से कोई संबंध नहीं था। नरकटियागंज और एक और विधानसभा क्षेत्र था जहां लोकसभा चुनाव में हम
10-10 हजार वोट से हारे थे, इस बार 15-15 हजार से जीते हैं। लेकिन कुल मिला जुलाकर उनका जो लक्ष्य था कि दोनों मिलेंगे और हमको समाप्त कर देंगे, फिर भी बिहार की जनता ने हमको 1 नंबर पर रखा है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। और आने वाले समय में उनके जो गठबंधन हैं उनकी असलियत और उजागर होंगे, और उनको जो लोगों ने भोगा हुआ है पहले, वो फिर लोगों को स्मरण होगा, और आने वाले चुनाव में फिर हमारी सरकार बनेगी बिहार में। चलिए, फिलहाल बिहार के घटनाक्रम ने हम लोगों के लिए एक बातचीत के लिए दिलचस्प एंगल क्रिएट कर दिया है, हम उसका इंतजार तो करते ही रहेंगे। लेकिन आपको कृषि मंत्री के तौर पर आपके जो इनिशिएटिव और पहल हैं उसके लिए हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, और इस बातचीत के लिए आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।